हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज डेट है 16 अप्रैल। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जिनको आईएएस प्रीलिम्स वगैरह की बुक्स चाहिए, ठीक है, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको दोनों के लिए यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, भारत 2019 का लेक्चर नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। कल मैंने अपलोड लेक्चर उसका 2 कर दिया था। उसमें कुछ चीज़ें लास्ट में रह गई थी जो हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो देखो, हम पॉलिटी उसमें पढ़ रहे हैं, तो मैंने कोशिश यही की कि दोस्तों मैं आपको पॉलिटी बहुत ही अच्छे से समझाऊं कि आपको दोबारा से कहीं और से बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इवन अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आपको जो भी आप लक्ष्मीकांत में दोबारा अगर पढ़ो आपको तो वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो एटलीस्ट मैंने देखो पहले लेक्चर में, मतलब जो आपका ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, इसमें पॉलिटी का तो एक तरह से पहला ही लेक्चर है, क्योंकि पहले लेक्चर देखो जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने भारत और उसकी भूमि और वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जाना था। लेक्चर नंबर 2 हम पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है भारत का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर्स बताया था कि हमारी पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई, ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कब लिया गया, कब एडॉप्ट किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी 10 यहाँ नीचे वीडियो डाल दूँगा दोस्तों, तब डायरेक्टली जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों एक साथ ही डाल दूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को उससे मिलेगा, ठीक है ना। और जो लोग अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब मैप की बात करें तो मैप में रिवीजन के लिए मैंने देखो 3 बैक टू बैक मैप ही लिया है। क्यों लिया है उसको मैं अभी समझाता हूँ क्यों लिया मैंने। देखो, यूपीएससी हर साल इस सीरीज़ है ना, 2014 से ले लो आप लगातार, 2014 से लेके 2018 तक लगातार एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो इसलिए आपको मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, इसके आगे है कैस्पियन सागर, इन तीनों को हम कंबाइंड एक ही साथ देख रहे हैं और आपको ये याद करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, बस आपको याद करना है तो करना है, ठीक है। देखो, मेडिटेरियन सी से किसका किसका बॉर्डर लगता है एक बार हम देख लेते हैं पहले। ईयर से देखोगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। एक सीक्वेंस से कोशिश करिए याद करने के लिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो देखो आपको आराम से हो जाएगा। ये देखो होगी अफ्रीकन कंट्री, टोटल जो हमने 5 कंट्रियाँ देखी ये होगी आपके अफ्रीकन कंट्री। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ये होगी आपकी एशिया की 4 कंट्रियाँ। कौन कौन सी? इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ठीक है। इतने याद रखिएगा, 4 इधर की हो गई। टोटल कितनी होगी अभी तक? 9 कंट्री हमने देखो देख लिया। उससे आगे देखते हैं, इधर से आप आएंगे ऊपर से यूरोप की बात करें तो स्पेन आ जाता है, स्पेन के बाद आपका फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के आपके बाद इटली आता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री मोनाको भी है तो वो भी आप कंसिडर कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखाते तो नहीं है बट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली। उससे आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आपका स्लोवेनिया आ जाता है, स्लोवेनिया के आपके बाद क्रोएशिया आ जाता है, बोस्निया आ जाता है, मॉन्टेनिग्रो आ जाता है, ठीक है, अल्बानिया एंड ग्रीस। ये इतनी कंट्रियाँ हैं जो मेडिटेरियन सी से आपकी लगती हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। टोटल देखेंगे तो आप 18 कंट्री के आसपास है। अगर मोनाको को हम ले लें टोटल 19 कंट्री हो जाते हैं। क्यों? देखो, स्पेन 1, फ्रांस 2, इटली 3, स्लोवेनिया 4, ठीक है, क्रोएशिया 5, बोस्निया 6, अल्बानिया 7, ठीक है, ग्रीस आपका 8, टोटल 8 ही हुआ। अगर एक मॉन्टेनिग्रो हमने छोड़ दिया था, हाँ, टोटल 9। तो 9 और हमने पहले इधर देख लिया, ठीक है, 5 इधर 4 इधर 9 प्लस एक यहाँ पे अगर मोनाको का आप ले दो कि मोनाको यहाँ पे कंट्री है, टोटल आपकी 19 हो जाती है। आपको ये याद नहीं करना है कि 19 कंट्री है, आपको ये याद करना है कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी करके याद कर सकते हो कि ग्रीस एल से ऐसे आप घूमते हुए चले जा रहे हो, या फिर आप इधर से स्पेन से याद करिए। स्पेन से याद करेंगे थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। देखो, मैंने क्यों बोला स्पेन के साइड से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं तो आपको इधर मेहनत कम करना पड़ेगा, राइट। देखो, इटली, स्पेन, फ्रांस, इटली, तो ये थोड़ा इजीली याद हो जाएगा आपको। कब देखो तकलीफ इस साइड में होगी क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बॉर्डर लगते हैं। तो ये आप पे इसको इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और याद कैसे होगा? आपको कई बार पढ़ना है। जैसे आज पढ़ लिया, फिर कल पढ़ लिया, फिर 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़िए, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पढ़िए। प्लीज़ इसको दोस्तों पढ़िए, इससे क्वेश्चन हर साल बनता है, ठीक है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हो सकता है नहीं बने, बट ये है कि बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आप उठा के देख लीजिए पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 2014 का, 2015 का, 2016 का, 2017 का और 2018 का। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। उसमें पूछ रखा है कि 2 स्टेट नेशन थ्योरी किसको कहते हैं। तो आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन, आपका फिलिस्तीन्स का झगड़ा चलता रहता है इनका। तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो एटलीस्ट आपको मैप में पता होना चाहिए कहाँ पर झगड़ा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कौन सी कंट्री की बात चल रही है, कहाँ पर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो कैस्पियन सागर की बात कर लेते हैं। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन सा बॉर्डर लगता है, इधर से देखेंगे रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो कितने टोटल है, 5 है। ठीक है, तो 5 ही लगते हैं बॉर्डर, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 2 मैप डाल दिए कि अगर आपको कन्फ्यूजिंग होता है तो आप प्लीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये 5 टोटल हैं जो कैस्पियन सागर से बॉर्डर लगती है। कैस्पियन सागर इसलिए भी चर्चा में क्योंकि इसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा क्या हुआ, कम हुआ है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसको आप याद रखिए कौन कौन से इसके बॉर्डर आपका देश हैं जो इसका बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लैक सी की। देखो ब्लैक सी की भी देखें तो यहाँ से याद करिए रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जिसको तुर्की भी बोलते हैं, जॉर्जिया, रसिया और यूक्रेन। टोटल 6 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको ब्लैक सागर याद रखना है, उसके अलावा बात करें कैस्पियन सागर याद रखना है, और आपको मेडिटेरियन सी। अब देखो महासागर हमने पढ़ा है ना, महासागर के बाद ये छोटे छोटे सागर होते हैं। ठीक है, महासागर हमने पढ़े थे कौन कौन से थे, पैसिफिक पढ़ा था हमने, अटलांटिक पढ़ा था, इंडियन पढ़ा था, साउदर्न ओशियन पढ़ा था, उसके बाद आर्कटिक ओशियन पढ़ा था। ये सारे हमने पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, आप इसको देखो याद भी कैसे रख सकते हो, पैसा से। देखो इसको आप अगर लिख दोगे तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, तो इसको पैसा के नाम से भी आप याद रख सकते हो। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ओशियन बहुत सारे लोग को नाम नहीं याद हो जाते कौन कौन सी ओशियन है, तो आप इसको पैसा लिख के भी याद कर सकते हो। ठीक है, एक सीक्वेंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आपका इसको साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो पैसा के नाम से भी इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ओशियन भी याद रखिएगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं पीआईबी न्यूज़ की। तो देखो भारत और बोलाविया के बीच कुछ समझौते हुए। देखो क्या समझौते हुए, ये हमसे यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में कभी ये नहीं पूछता कि 2 देशों के बीच क्या समझौता हुआ, कभी नहीं पूछता यूपीएससी। यूपीएससी क्या पूछेगा, बोलाविया से कि कैपिटल मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, बोलाविया की कैपिटल दे देगा, उसी मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा। ठीक है, कई देश एक साथ दे देंगे, 3-4 देश। 2018 का पेपर उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आपको जिसके पड़ोसी जो देश है ना, वो आपको देखना है कि पड़ोसी देश कौन कौन से लगती है, कहाँ पे ये है। तो अगर बोलाविया की बात करें हम, तो मैंने एक तो ये चीज़ बताया था इसमें कि बीपी ब्लड प्रेशर से आप याद रखेंगे, 2 ही लैंडलॉक कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की कंट्री है ये बोलाविया। अब इसको देखो बॉर्डर किससे किससे शेयर होता है, पेरू से, ठीक है, ब्राज़ील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिले से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसका पैसिफिक ओशियन से इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता, ना पैसिफिक से होता है ना ही अटलांटिक ओशियन से होता है, किसी से भी बॉर्डर शेयर नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा ये कि लैंडलॉक कंट्री है। देखो डबल लैंडलॉक का मतलब होता है कि एक देश से यहाँ से घिरे होते हैं, फिर ये भी देश से घिरा होता है, उसको बोलते हैं हम डबल लैंडलॉक। देखो समझाता हूँ मैं, इसको बोलेंगे लैंडलॉक कंट्री, मतलब एक ही देश से घिरा जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। अगर यहाँ पे एक सपोज करो एक देश और होता, एक देश पूरा, अगर ये कंट्री है मान लो, अगर ये पूरा एक देश से ऐसे घिरा होता ऐसे, ठीक है, इसके बाद समुद्र होता है, उसको बोलते हैं हम लैंडलॉक कंट्री। लेकिन अगर ये कंट्री भी एक किसी और आगे देश से घिरे होते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है डबल लैंडलॉक कंट्री। मतलब एक देश ये है, एक देश ये है, 2 देश पार करने के बाद तो समुद्र के पास पहुँचेगा, तब उसको बोलेंगे हम डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं उसको। अगर सिंगल, देखो आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर बोलाविया से मैं जाऊँ तो, या अगर पेरू जाऊँगा तो पेरू से इसके बाद मेरे को ओशियन मिल जाएगा, या मैं चिले जाऊँगा तो चिले से मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे एक और कंट्री होती, मैं पेरू जाता, पेरू के बाद उस कंट्री जाता है, उसके बाद मेरे को समुद्र मिलता है, तो उसको बोलते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारत और कम्बोडिया के बीच में कुछ समझौता हुआ। अब कम्बोडिया कहाँ है, देखो कम्बोडिया एशिया में ही है, भारत ही है, भारत से इधर पे पड़ता है। इधर आएंगे देखो बांग्लादेश, बर्मा होते हुए यहाँ थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड से इधर आपका कम्बोडिया है, यहाँ पे रहा आपका कम्बोडिया। कम्बोडिया की अगर कैपिटल की बात करें तो फोनोम पेन्हा है इसका कैपिटल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, इसके 3 इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अच्छा, इसके हमने कैपिटल की बात नहीं की थी बोलाविया की, तो बोलाविया की कैपिटल लापाज है, तो ये भी याद रखिएगा आप। बहुत बार पूछ लेता है, सेंटा क्रूज एक फेमस जगह है इसकी, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया कम्बोडिया। और अब तीसरा देखते हैं, भारत और कोरिया गणराज्य के भी समझौते हुए हैं। तो क्या देखो डाक टिकट जारी करने की बात कही गई थी, तो वे भी थोड़ा सा ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है ना, बाकी बात करते हैं। देखो कोरियन की, तो देखो कोरिया, दक्षिण कोरिया की अगर बात करें कैपिटल तो उसकी सियोल है, और उत्तर कोरिया देखो ऊपर है। ठीक है, तो इसका बॉर्डर उत्तर कोरिया से लगता है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट में से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़, ठीक है, किसने बनाया, आपका ये कंपनी है दोस्तों, स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम, इनके द्वारा ये निर्मित किया गया है। जिसके लिए पैसा अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा आपने, जिसके मालिक कौन है, बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स के साथ कंपनी मिलकर जो चालू किया था पर्सन, उनका नाम था पॉल एलन। ठीक है,
इनका नाम था पॉल एलन। इन्होंने इनके साथ मिलकर कंपनी चालू की थी। तो इन्होंने पैसा दिया था ये बनाने के लिए, और इसका नाम क्या रखा गया, रॉक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रॉक क्या है, ठीक है, ऐसे नाम दे देगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। देखो नॉर्मली जो आपका एरोप्लेन होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लगभग वो 50 से 60 मीटर के आसपास ही होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। नॉर्मली जहाज़, जो नॉर्मल जहाज़ होता है मैक्सिमम 50 से 60 मीटर के आसपास होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जहाज़ है दोस्तों, ये 117 मीटर का है, ठीक है। ये 117 मीटर का है। नॉर्मली आप अगर जहाज़ होगा तो मुझे जहाँ तक मैंने कभी चेक तो नहीं किया नॉर्मली, बट ट्रेवल किया मैंने बहुत बार, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 60 से 70 मीटर के आसपास ही ये होगा। अब देखो ये थोड़ी सी लंबी है, मतलब थोड़ी सी लंबी क्या, बहुत लंबी है नॉर्मल जहाज़ से। प्लस इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी लगभग दोस्तों आपका 80 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। अच्छा इसमें एक चीज़ आप याद नहीं, अच्छा ऐसे इसमें तो कंपेयर कर रखा है इन्होंने, ठीक है। देखो जो नॉर्मल जहाज़ होता है ना, ईयर 380 का इसमें दे रखा है, एयरबस 380 का। तो ये अगर ऐसे चौड़ाई देखोगे इसकी तो कितनी होती है, 80 मीटर के आसपास होती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये जहाज़ का चौड़ाई देखोगे तो लगभग इसके पंखों के साथ 80 मीटर के आसपास होती है। इसकी अगर चौड़ाई देखोगे आप, ठीक है, ये एक्चुअली देखो जहाज़ ऐसे है, आपको लग रहा होगा ये ऐसे जहाज़ है, ऐसे नहीं है। ये जहाज़ एक्चुअली में ऐसे है, ठीक है। जैसे आपका ये एक बना हुआ है, इसमें दो है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, ये चौड़ाई आपका 117 मीटर के आसपास है, और इसमें कितना है, 80 मीटर। तो आप देख सकते हो लगभग 37 मीटर से भी ज़्यादा है इसकी लेंथ, इसमें और ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप बस इतना याद रखिए कि इसकी स्पीड लगभग 17,000 फीट के आसपास 304 किलोमीटर पर आवर थी। तो इतना आपको डिटेल, ये फैक्चुअल से डिटेल से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, किस कंपनी ने बनाया है, आपको ये याद रखना है। इसका नाम क्या रखा है, क्या ये याद रखना है। और फाइनेंस किसने किया ये भी याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो ये आप दोनों काम के लिए ये दोनों आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल सैटेलाइट्स के प्रमोशन में भी किया जा सकता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसका सैटेलाइट लॉन्च प्रमोशन यान में भी उपयोग किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यांगती जायद सॉफ्टेल टर्टल की, ठीक है। अब यांगची जॉइंट सॉफ्टेल टर्टल की बात करें अगर हम, ठीक है, तो देखो इसको लिखा जाता है जायंट, फिर गैंट भी पढ़ते हैं, बट जायंट ही नॉर्मली इसको पढ़ा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और चाइनीज़ नाम है तो थोड़ा सा अलग से हो जाता है, यांगची, ठीक है। तो याद रखिए यांगची गैंट सॉफ्टेल टर्टल, ये एक मादा प्रजाति, एक सिंगल बची थी जिसकी मृत्यु हो गई अभी, ठीक है। तो चाइना के चिड़ियाघर में थे दो, एक नर था एक मादा था, और दो वियतनाम में थे। जो वियतनाम में दोनों है वो नर टर्टल थे, ठीक है। नर कछुआ था। ये काफ़ी बड़े हैं, देख सकते हैं आप फिगर में ये, ठीक है। 1% से देखो कितने बड़े हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो मादा थी, ये मादा की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई, तो अभी 3 नर बचे हैं बस। तो दुनिया का सबसे अति संकटग्रस्त प्रजाति की बात करें तो ये है। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि ये जो विलुप्तप्राय प्रजाति है इसका नाम दे के पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ पे अभी पाए, कहाँ पे बचे हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वियतनाम में 2 बचे हैं उसके चिड़ियाघर में, और एक चाइना में, जो हमें ज्ञात है, मतलब जो हमें पता है। इसके अलावा हो सकता है कहीं वर्ल्ड में कहीं एक आध प्रजाति पड़ी हो, बट हमें जो जानकारी है हमारे हिसाब से, वो हमारे हिसाब से बस 3 ही है, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आयुष्मान की बहुत ही मतलब विलुप्त प्राय प्रजाति के इसके रूप में इसको अंगीकृत किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइनोट्रोपिनेक्स की। अगर मैं बात करूं हाइड्रोपोनिक्स की, ठीक है। देखो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ऐसी है कि देखो हम कोई भी चीज़ आज के टाइम पे उगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने देखा है कि घर के दीवारों पे पीपल के पौधे उग जाते हैं, अगर कोई चिड़िया वहाँ पे अगर गिरा के चली जाती है बीज तो वो उग जाते हैं। क्या वो मिट्टी पूरी तरह होता है, नहीं होता है, फिर भी वो उग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कॉन्सेप्ट आया कि क्या हम ऐसे फल उगा सकते हैं जिसमें कि हमें कभी मिट्टी की ज़रूरत ना पड़े। तो लोगों ने एक ऐसी टेक्निक खोजी जिसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। जिसमें क्या है कि मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें मृदा का उपयोग के बिना हम क्या कर सकते हैं, जल और पोषक तत्वों की मदद से कोई भी पौधा है उसको उगा सकते हैं, जिसके जड़ें थोड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें देखो, इसमें हम साग उगा सकते हैं, जड़ी बूटियाँ उगा सकते हैं, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, ये सारी खेती हम आराम से इसमें कम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि इसमें श्रम हमारा कम लगता है और मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा पानी, अगर आपको 100 लीटर अगर कोई पौधा उगाने में ज़रूरत पड़ रहा था तो इसमें 20 लीटर में उस पौधे को उतनी दूरी में उगा सकते हैं। मतलब 80 लीटर आप पानी बचा सकते हो, या 80% पानी बचा सकते हो अगर इस तकनीक का हम उपयोग करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक चीज़ और याद रखना है। प्लस इसी खेती के लिए देखो हमें पूरी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मली खेती करते हो तो क्या करते हैं, जितना आपके पास ज़मीन है
उतनी ज़मीन में आप खेती कर सकते हैं। बट इस तकनीक में क्या है कि हमें मिट्टी की ज़रूरत तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइप लगा के उसके ऊपर हम ऐसे ऊपर बना के ऐसे हम ढेर सारा बना सकते हैं। कैसे, वो अभी हम इमेज में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ठीक है। अब इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, पोषक तत्व और पानी से ही हम इसको सींच देते हैं। तो देखो अब ये एक के ऊपर एक पाइप लगा के हमने क्या किया, जहाँ हमारे पास मतलब 1 एकड़ ज़मीन होती है तो उसमें एक ही पौधा हम लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर देखो हमने कितनी लेयर बना दी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 ज़मीन के बराबर हमने क्या किया, एक ही ज़मीन में हमने क्या किया, पैदावार कर ली, ठीक है। और इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, प्लस टाइम भी कम लगेगा, प्लस लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है, कीड़े लगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ऐसी तकनीक है, मैं आपको बहुत सारी इमेज दिखाता हूँ। देखो ऐसे ये धनिया की खेती आप देख सकते हो कैसे करते हैं लोग, ठीक है। ऐसे पौधे लगाते हैं जिसमें कि आपको मिट्टी की ज़रूरत है ही नहीं, बिना मिट्टी के ये लोग सारी खेती कर लेते हैं। और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका गेहूँ या धान जैसा लग रहा है ना, तो इसको उगा दिया गया, एक इन्होंने चार्ट सा कुछ बना रखा है उसके ऊपर रख के ही, तो अलग से आपको कोई मिट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये ऐसी तकनीक है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, कम जगह में ज़्यादा खेती कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये अच्छी पैदावार कर सकते हैं, अच्छे फसल उगा सकते हैं जिसमें कीटाणु ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, इन सारी चीज़ों से हम बचा सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो याद रखिएगा इसको समानता दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। चीन की एक यूनिवर्सिटी दोस्तों, ओशियन यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा किया हुआ प्रशांत महासागर में ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन्होंने अंदर एक ऐसे हाइड्रोकार्बन बैक्टीरिया खोजा है जो क्या करता है, तैलीय जीवों को खाता है। तैलीय मतलब जो तेल वगैरह ऐसे होती है ना, जो तेल से रिसाव होते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, तेल रिसाव वगैरह हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर तेल की सपोज करो आप तेल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मैं यहाँ से अगर सपोज करो यूएसए से तेल अपना टैंक में भर के इंडिया तक ले आ रहा हूँ, अब बीच में सपोज करो हमारे टैंक में लीकेज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या होता है, पूरा तेल समुद्र में फैल जाता है, राइट। तो अब इस तेल से क्या होता है, जितनी मछलियाँ उसके आसपास होती हैं सारी की सारी मर जाती हैं, सारी की सारी मर जाती है उस तेल के रिसाव की वजह से, क्योंकि उस पानी में तेल मिल जाता है। तो ये हाइड्रोबैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस तेल वाले जो पार्ट्स होते हैं उस पार्टिकल्स को खाते हैं। तो इससे कहा जाता है कि देखो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं में, जैसे तेल रिसाव को कम करने में क्या कर सकते हैं, ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ तेल रिसाव हो गया, ये हाइड्रोकार्बन्स बैक्टीरिया हम वहाँ पे ढेर सारा छोड़ दें, ये क्या करेंगे, जितने भी ऑयल वाली चीज़ें हैं ना, वो या ऑयल है उसको पूरा सक कर जाएंगे, सारा की सारा खा जाएंगे वो। तो इससे क्या होगा कि हम ये आराम से, मतलब हम अपने पर्यावरण को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये याद रखिए, चीन के द्वारा किया गया है। बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अगर याद रखते तो भी ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो भी उतना ये लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चीन ने क्या किया दोस्तों, इंसानी दिमाग वाले बंदर तैयार किए हैं, जिसमें क्या है कि इंसान के ही जीन के जो जीन होते हैं, दिमाग के जीन, उसको बंदर में प्रत्यारोपित कर दिया। अब बंदर में इसलिए प्रत्यारोपित किया इन्होंने कि ये चाहते थे कि हम देखें कि इंसानों की जो ग्रोथ होती है या ग्रोथ रेट हुआ या कैसे ये लोग बढ़े, इन चीज़ों के अध्ययन के लिए उन्होंने करीब 11 बंदरों में ऐसी चीज़ें परिवर्तन किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा देश किया, बस आपको याद रखिएगा, बंदरों में किया है इन्होंने, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ये इतना देखो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिकेट के क्वेश्चन 2009 से पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते। बट आपको बता दें कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का 2019 का होने वाला है, ये इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट ऐड किया था। और भारतीय क्रिकेट टीम की 15 सदस्यीय टीम भी घोषित कर दी गई, जिसमें विराट कोहली कप्तान होंगे और कोई कुछ है ऐसा, ठीक, उप कप्तान रोहित शर्मा होंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, बट उतने सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता है कि वर्ल्ड कप 2019 का कहाँ पे हो रहा है, तो इंग्लैंड में हो रहा है, वेल्स में। बस इतने पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक है। अब कल मैंने देखो आपको पूछा था कि पावेई क्या है, तो ये ब्लैक होल जिस हाल में प्रथम तस्वीर जारी किया था उसको नाम है। बैरसीट की बात करें तो इजराइल का ये चंद्रयान मिशन था जो पूरी तरह फेल हो गया, ठीक है। तो बैरसीट क्या था, जो इजराइल का चंद्रयान मिशन था। बस इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रोफेसर नजमा अख्तर की बात करें तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर चुनी गई है कुलपति के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बायोपिक बनी। बायोपिक क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था ये चीज़, ठीक है, कि किसी एक पर्सन के ऊपर जो मूवी बनाई जाती है उसको बोलते हैं बायोपिक, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो बनाई जाती है मूवी। चुनाव आयोग ने कौन सा अनुच्छेद लागू किया, तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आपको पता है चुनाव आयोग के बारे में बातें कही गई हैं। चुनाव आयोग चाहे तो जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें उसके पास पावर होती है, तो जो चीज़ें चाहें जिस पर भी रोक लगाना चाहे वो रोक लगा सकता है। तो आर्टिकल 324। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि होमोलुजिन्स आपका लुजोनोनेसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका संबंध है बंदर से, मानव से, हाथी से, कुत्ते से। तो आपको ये बताना है, ठीक है। जस्ट हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था इसको। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन मैंने आज ऐड किया है, ठीक है। आपके लिए इसमें क्या करना है, आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपको आज ये याद करके ही क्या करना है, रात को सोना है।
पूरा दिन भर का टाइम है। जो लोग शाम को देख रहे हैं, शाम को इसको याद करिए। अगर आप टारगेट रखेंगे तभी याद होगा, देख के देखो याद नहीं होने वाला। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, भूल जाएंगे। लेकिन आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं याद होगा, ये आप मान के रखिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरे कंट्री के नाम याद रखिए कि टोटल इसमें 18 कंट्री हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपके 6 कंट्री है ना, नहीं, इसमें 5 कंट्री हैं आपके, ठीक है, और इसमें आपके 6 कंट्री हैं। आप एक डिसाइड करिए कि मैं आपको कि आज मैं इसको याद करके ही सोऊंगा या सोऊंगी, ठीक है। ये दोनों, आप तीनों चीज़ों आपको याद खुद से करना है। अगर आप ऐसा टारगेट करेंगे तभी आप देखो, एक जिद तो करनी पड़ेगी। अगर आप एक जिद नहीं करोगे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा। अगर जिद्दी नहीं बनेंगे तो ये चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। तो जिद्दी बनना सीखिए, और कुछ करना है तो करना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, कुछ और सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ बस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।